मैं पूनम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज कंटेंट पोर्शन पूरा डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस से। जो भी आपका क्वेश्चंस बनेगा आपका नहीं मिस होगा। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है तो सभी लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा वर्ड आपको याद रखना है? जानवर। जानवर वर्ड के अंतर्गत आप किस किस को लेकर आएंगे, किस किस को रखेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखेंगे आप सभी लोग। जानवर, इसके अंतर्गत आप किस किस को रखेंगे? कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, ये तीनों ही क्या है, जानवर शब्द के अंतर्गत आएंगे। आपको ये एनसीईआरटी ईवीएस में मिला था जो आपने पढ़ा था, लेकिन इसको क्या करेंगे, अब बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ेंगे। कीड़े आप सभी जानते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं घर में होते हैं। पक्षियों के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर जान लीजिए स्तनधारी के बारे में। स्तनधारी आप किसको बोलेंगे? स्तनधारी होने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कंपलसरी होना चाहिए? तो जिनके शरीर पर बाल होते हैं, क्या जिनके शरीर पर बाल होते हैं उनको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे स्तनधारी। और क्या होना चाहिए? उनके क्या होने चाहिए? कान बाहर होने चाहिए। और जो बच्चों को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। ये क्या है? ये है स्तनधारी की परिभाषा। इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे, इंटरेस्ट के साथ करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। आगे देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ये आपको टिप्स पर आपके होने चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको कंपलसरी आने चाहिए। व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, ये क्या है? ये स्तनधारी हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्तनधारी है। व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं, इसलिए क्या होता है, इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। व्हेल क्या है? एक स्तनधारी प्राणी है जो आप सभी को पता है कि समुद्र में रहने वाला ये सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। डॉल्फिन और चमगादड़, चमगादड़ क्या है? ये उड़ता है, उड़ने वाला ये एक स्तनधारी है जो क्या है, जो बच्चों को जन्म देता है। व्हेल भी इस तरीके से इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, किससे क्वेश्चंस बन सकता है उसको देखते हैं। जिंसा। जिंसा क्या होता है? अगर आपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको ये वर्ड जरूर मिला होगा, जिंसा। ये एक खेल होता है। कैसा खेल होता है? इसमें बहुत सारे चित्र होते हैं। क्या होते हैं? चित्र के पार्ट्स होते हैं। कहने का मतलब है टुकड़े होते हैं जिनको हमें लगाना होता है। क्या? सीरियल से लगाना होता है। जैसे कि एक मोर का चित्र दिया गया है, उसके सभी टुकड़े बिखरा दिए हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उन सभी को पार्ट्स को क्रम से लगाएगा कि उसका सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, पंजे कहाँ है, उसकी पूंछ कहाँ पर जाएगी, इस तरीके से। तो ये किस टाइप का खेल है? इसको लगाने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि जिंसा क्या है, तो आपको बताना है ये क्या है। ये एक प्रकार का खेल है, एक पजल है, एक पहेली है जिसमें चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको लगाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखिए, विष्णु चिंचालकर। एक नाम आता है विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर रट लीजिए। विष्णु चिंचालकर कौन थे? ये रहने वाले थे इंदौर मध्य प्रदेश के। ये क्या करते थे? इनका वर्क क्या था? ये सूखे जो पत्ते होते थे उनसे चित्रकारी करते थे, उनसे बहुत अच्छी पेंटिंग तैयार करते थे। तो ये क्या थे? ये इंदौर के रहने वाले थे और सूखे पत्तों से चित्रकारियां किया करते थे। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे, कोई भी फालतू का पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कुछ पानी के स्रोत के बारे में। पानी से रिलेटिव ये सभी टर्म्स आने वाले हैं। वावड़ी, सबसे पहला वर्ड क्या है? वावड़ी।
ये क्या है? देखिए, राजस्थान में पानी के तालाब हैं। कहाँ पर तालाब हैं? मेनली ये जो वर्ड है ये राजस्थान में बोला जाता है, राजस्थान में है क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। तो क्या किया जाता है? बावड़ी की सहायता से वहाँ पर सिंचाई की जाती है जिससे बहुत ही मदद मिलती है। और एक जगह है कुआँ, बावड़ी को ही कुआँ बोला जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका वर्ड आता है टाका। ये आपसे पूछा जाता है कि टाका क्या है? ये राजस्थान में जो जब बारिश होती है उस पानी को इकट्ठा करने के लिए यह एक टैंक, आप समझ रहे हो, टैंक टाइप का बनाया जाता है जिसमें कि पानी है उसको स्टोर किया जा सके। तो ये राजस्थान में बारिश का पानी एकत्रित करने का स्थान है। क्या है? टांका है। इसके आगे देखिए, एक आपको वर्ड मिलता है गरम सोता। अगर कहीं आ गया पेपर में कि गरम सोता क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को 101% नहीं कर पाएंगे। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। अब तो आप समझ गए ही होंगे कि गर्म पानी के सोते धरती के बेहद ही अंदरूनी हिस्से के क्रस्ट से ही आते हैं। अब आप इसको समझिए बहुत ही आसान भाषा में। जैसे देखिए, आप जाइए जापान में, आपको बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स मिलने वाले हैं क्योंकि वह ज्वालामुखी वाला एक क्षेत्र है। तो वहाँ पर धरती फटती है तो वहाँ से पानी निकलता है गरम गरम, उसको ही बोलते हैं गर्म सोता। हिंदी टर्म्स इसका कठिन है लेकिन आप अगर इंग्लिश से करते हैं ये तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है समझने में। इसलिए फोकस किया करिए उसकी इंग्लिश जानने की। आगे क्या देखते हैं किसके बारे में दिया गया है? दिया गया है आपका चूहा। चूहे की क्या क्वालिटीज होती हैं? सबसे पहले देखिए, चूहे में देखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। अब आप देखिए, आपने घर में देखा होगा कि चूहे अगर हैं इधर से उधर जा रहे हैं तो वो किसी ना किसी सामान से टकरा जाते हैं। मैंने देखा है, क्या होते हैं, वो टकरा जाते हैं, मतलब कि उनकी देखने की क्षमता कम है। लेकिन सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही गजब की हैं। कैसी हैं? बहुत ही गजब की हैं। सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं चूहे में। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो आप इसे क्या करेंगे? इसको ऐसे ही याद रखेंगे। देख, जहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स रखे होते हैं, फल सब्जियाँ, वहीं पर ही चूहे पहुँच जाते हैं और चट कर जाते हैं फल। देखिएगा, वो मीठे मीठे फल चुन चुन कर खाते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा कि बहुत तेज होती है उनमें छूने, स्वाद और कैसे सूंघ सूंघ करके एक जगह से सूंघ 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 करके पहुँच जाते हैं। ऐसे याद रखिएगा। आगे आता है एक टर्म स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था, गांधी जी की थी 150वीं वर्षगांठ। कब? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी की जयंती होती है इस वजह से। और 2014 में पहली बार मोदी जी आए थे तभी इन्होंने स्टार्ट किया था। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे क्या टर्म्स आता है? आपका टर्म्स है लिंग हु फेन। क्या है भाई लिंग हु फेन? इसको भी पढ़ लेते हैं। लिंग हु फेन, इससे पढ़ने से कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये कौन सी बला है, देखेंगे इसको। सांप का भोजन जो हांगकांग में बनता है। सांप का भोजन, हम लोग तो ऐसे बोलेंगे भाई कि रूह कांप जाए ऐसा सुनकर ही कि सांप का भोजन। हाँ जी, ये कहाँ पर? ये हांगकांग में बनता है। आपको जगह का नाम याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। और ये लिंग हु फेन क्या है? लिंग हु फेन है सांप का भोजन। भोजन तैयार की जाती है, एक बहुत ही अच्छी डिश तैयार की जाती है, उसका सूप बनाया जाता है और सांप को खाया जाता है। यहीं से ही मुझे बहुत गंदा लग रहा है इसको पढ़ने में ही। आगे देखेंगे सरसों के तेल में मछली। अब हमने सांप को, जिसने भी खाया उसने खा लिया, अब सरसों के तेल में मछली खाई जाएगी और नारियल के तेल में मछली खाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन, कहाँ के लोग खाते हैं, कहाँ पर ये बनती है।
जब सरसों के तेल में मछली बनेगी तो कहाँ पर बनेगी? जम्मू कश्मीर। और जब नारियल के तेल में मछली पकेगी तो कहाँ पर? गोवा में। इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? आप देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर में उधर पड़ेगा और वहाँ पर क्या पड़ती है? बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। अब बर्फ़ पड़ती है तो हम सरसों के तेल को प्रेफ़र करेंगे या नारियल के तेल को? हम बनाएंगे सरसों के तेल में, क्योंकि वो हमें गर्माहट देगा और वहाँ पर गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जम्मू कश्मीर में। इसीलिए सरसों के तेल में मछली कहाँ पर बनती है? जम्मू कश्मीर में। ऐसे आप इसको लर्न करके रखेंगे। जब बात आएगी नारियल के तेल में तब आप चले जाइएगा साउथ में। कहाँ पर जाएंगे? अब साउथ में जाएंगे, वहाँ पर ऑलरेडी इतनी गर्मी पड़ती है तो कोई सरसों के तेल में मछली कैसे खा सकता है? आप ही बताइए। तो आप किस में बनाओगे? नारियल के तेल में। और आप एक और सेंस लगा सकते हो कि साउथ में जाएंगे तो हमें नारियल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। गोवा चले जाइए, केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, आंध्रा, क्या है वहाँ पर बहुत ही नारियल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है किस में बनाएंगे? नारियल के तेल में बनाएंगे। इससे आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या दिया गया है। अब चलते हैं टैपियोका। टैपियोका ये कहाँ पाया जाता है? पहला क्वेश्चन आपका बनेगा टैपियोका। केरल, आंध्रा, उड़ीसा, गोवा, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस मतलब ऑप्शन होंगे। तो कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है केरल में। कहाँ पाया जाता है? केरल में। और ये कहाँ पर उगता है बताइए? कहाँ पर उगता है? जमीन के ऊपर या नीचे हिस्से में? तो ये ज़मीन के नीचे उगता है। कहाँ पर? जिस तरीके से हमारे यहाँ पर आलू ज़मीन के नीचे उगता है, सेम उसी प्रकार से ये टैपियोका है, जिसे उबालकर करी के साथ खाया जाता है। मतलब इसे उबालकर इसको फिर बढ़िया अच्छे से इसकी करी बनाकर खाया जाता है और वो लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये दोनों ही चीज़ें क्या क्या? टैपियोका और नारियल। जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इस चैप्टर आया था तब आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने भी क्लासेस ली हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है टैपियोका को और किस किस नामों से जानते हैं? आपसे अगर ना पूछा गया है कि टैपियोका कहाँ पर मतलब टैपियोका कहाँ पर पाया जाता है, अगर आपसे पूछा गया कि कप्पा कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका मुंह भी बन जाएगा कप्पा जैसा और आप अपना 1 नंबर गवा कर आ जाएंगे। इसीलिए क्या आप पढ़ के जाएंगे कप्पा। इसका क्या दूसरा नाम है? कप्पा या कसाबा। आगे देखेंगे क्या है? मुद्राएं। मुद्राएं आपने बहुत सारे नृत्य देखे होंगे। अब ये वाले नृत्य नहीं, ये है शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जैसे कि कथक, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, इस तरीके के जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इनमें जब इसमें नाच जब किया जाता है तो मुद्राएं बनती हैं, एक्सप्रेशन बनते हैं, हाव भाव वो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कथकली देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से इन बातों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से वो अपनी आँखों के माध्यम से भौहों को ऊपर नीचे करते हैं, कितना अच्छा एक एक्सप्रेशन आता है। तो वो मुद्राएं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मुद्राएं। हाथ तथा चेहरे के हाव भाव ही क्या होते हैं? मुद्राएं। यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हैं, मुद्राएं मुद्रा मत करिएगा प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। इसको करेंसी से रिलेट मत करिए, रुपया नोट नहीं है ये, मुद्राएं हैं, ये एक्सप्रेशन है, ये फीलिंग्स हैं। आप समझ रहे हैं? आगे देखिए क्या आपको दिया गया है? पक्षियों के चोंच की बनावट। किसी पक्षी की चोंच अलग अलग देखी होगी, किसी की बहुत ही मुड़ी हुई होती है पतली सी, किसी की नुकीली होती है, चौड़ी होती है। तो ये क्यों होती है? इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर करिए। इसका रीजन होता है कि उनका खाना वो कैसा खाते हैं। जैसे कि गिद्ध हो गया, चील हो गया, तो उनकी चोंच कैसी होगी? ऐसी होगी उनकी चोंच जिससे कि वो शिकार कर सकें, मांस को खा सकें अच्छे से, इस तरीके से। तो उसकी चोंच कैसी होती है पक्षियों की? उनके भोजन के आधार पर होती है। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने गेहूं के दाने डाल दिए,
अब कौन पक्षी इसको अच्छे से खा सकता है, जिसकी चोंच थोड़ी सी पतली नुकीली हो कि उसको बहुत ही अच्छे से वो उठा ले, चुग ले। तो उस तरीके की चोंच होगी। अगर किसी की चौड़ी चोंच हुई और उठा ही ना पाए, तो इस तरीके से क्या होगा, वो उठा ही नहीं पाएगा। उसका भोजन ये है ही नहीं। ये दाना जो मैंने डाला है, गेहूं का दाना, ये वही पक्षी उठा सकता है जिसकी चोंच नीचे पतली होनी चाहिए और वो तुरंत उठा ले उसको झट से। तो आप समझ रहे हैं कि पक्षियों के चोंच की बनावट कैसी होती है, मतलब क्यों होती है इस टाइप की, वो उनके भोजन के आधार पर होती है। दो यहाँ पर पक्षियों के नाम दिए गए हैं। और भी पक्षी हैं, मैंने आपको ये डिटेल से ये चैप्टर कराया है, तो वो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। मैना, आपसे पूछा जाएगा मैना के बारे में कि मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। कैसे करती है? बैठी रहती है, बैठे बैठे झटके से इधर देखेगी, एकदम झटके से इधर देखेगी, मतलब झटके से आगे पीछे करती है। जब बात आती है उल्लू की, तो ये तो भाई इतना डरावना करते हैं कि ये तो हमारे यहाँ तो ये भूत प्रेत ही कर सकते हैं कि 360 डिग्री टर्न कर लेते हैं। ये तो पूरी ही घुमा लेते हैं। कैसा कि गर्दन पूरी आगे से पीछे तक घुमा सकते हैं। उल्लू कौन सा पक्षी है? उल्लू है। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्रेल लिपि के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए ब्रेल लिपि। इसका आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ब्रेल लिपि किसके काम आती है? ब्रेल लिपि है वो आती है जो व्यक्ति क्या देख नहीं सकते हैं, क्या अंधे व्यक्तियों के काम में आती है ब्रेल लिपि, जब उन्हें पढ़ना होता है। इसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? उभरे हुए होते हैं। किससे? मोटे कागज मोटे कागज पर नुकीले औजार से निर्मित की जाती है, जिससे कि वो कैसे, वो उनको छुएंगे और महसूस करेंगे, मतलब उभरे हुए होते हैं तो छूकर उसे पहचान लेते हैं कि ये कौन सा अक्षर बना है। लुइस ब्रेल से इनकी कहानी दी गई है कि किस तरीके से बचपन में इनकी आंखें चली जाती हैं, फिर उन्होंने इस विधि का आविष्कार करते हैं। ये आपसे अगर पूछा गया कि ये ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। एक क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछा जाता है कि इसमें ये कितने बिंदुओं से निर्मित होती है? 6, 12, 18, 7, 5, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो किससे? 6 बिंदुओं से निर्मित होती है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए, एक बार अपने हाथ से 6 ड्रॉ कीजिए, बनाइए 6। हाँ, मतलब कि 6 बिंदु कितने होते हैं? 6 पॉइंट होते हैं, उन्हीं से निर्मित होती है, जिसे स्पर्श करके आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो अगर ब्रेल लिपि से आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली से कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या आपको दिया गया है। अब आते हैं कुछ फूल के बारे में, जैसे कि कचनार के फूल। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कचनार के फूल कहाँ पर खाए जाते हैं, केले के फूल कहाँ पर खाए जाते हैं, सहजन के फूल कहाँ पर खाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कचनार के फूल उत्तर प्रदेश, केले के फूल केरल, सहजन के फूल महाराष्ट्र। केले के फूल केरल हैं तो का से केला, का से केरल अच्छे से कर लेंगे। जैसे सहजन के फूल हैं महाराष्ट्र। सहजन सहजन साजन, तो ये सारी शूटिंग वगैरह कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है, मुंबई में। तो थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र बचा कौन सा? कचनार। तो कचनार कहाँ पर? यूपी हो जाएगा। बहुत अच्छे से कर लेंगे। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाइक भी करते रहिए। फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। आगे पढ़ते हैं। आगे है स्टापू। अब भाई खेलेंगे क्या? स्टापू पहली बार मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये स्टापू कौन सी बला है। फिर मुझे पता चला, अरे इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा खेली हूँ, मार भी बहुत पड़ी है। अब मैं बताऊँ, ये है लंगड़ी, जो खेलते थे बचपन में। इसको ही बोलते थे सैतन्ना अपनी लैंग्वेज में, समझ आया? ये वही है स्टापू। जमीन पर खाने बनाकर ठिप्पी के सहारे से क्या खेला जाता है? ठिप्पी के सहारे स्टापू। तो अपनी लैंग्वेज में वही लंगड़ी जो खेलते थे, सतन्ना जो खेला जाता था, फिर बहुत ही मार पड़ती थी, मम्मी मारती थी। अभी तुम्हें लंगड़ी जैसी खेल रही हो, वैसी तुम्हें लंगड़ी बना देंगे, तुम्हारी टांगों में मारेंगे।
तो ये क्या है, ये है स्टापू। लेकिन अब इसका बहुत ही एक इसको मतलब पढ़ने की लैंग्वेज में इसको स्टापू बोल दिया गया। तो ये क्या हो गया, ये स्टापू हो गया। तो इसी तरीके से इसको याद रखिएगा। मैंने तो ऐसे ही इसको याद रखा था सैतन्ने से या लंगड़ी से। अब आते हैं मकानों की बनावट। कैसे? मकानों की बनावट पर। जैसे कि असम में घर किससे बने होते हैं, कैसे होते हैं वहाँ के घर। तो ये आपकी बात की गई है ईवीएस में, तो इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है। जो मैं बता रही, जैसे बता रही बिल्कुल वैसे ही करिए, आप नहीं भूलेंगे, आप विश्वास रखिए। सबसे पहले आप एक क्या याद रखेंगे, ये नंबर याद रखेंगे 10 से 12 फीट। और क्या याद रखेंगे, बांस। कहीं पर भी आ जाए कि 10 से 12 फीट ऊंचे, आप तुरंत जाएंगे असम में। कहाँ जाएंगे, असम में। और किससे बने होने चाहिए, बांस से। कहीं पर भी बांस आता है तो आप बेझिझक कहाँ जाएंगे, सीधा आप जाएंगे असम में। जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खम्भों पर निर्मित किए जाते हैं असम के घर। अब बांस से बनाने का रीजन क्या है वो भी आप अब क्या करेंगे, इसको जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है। अगर वो बिल्कुल ही नीचे बनाएंगे, आप ही सोचिए घर बना दिए, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, उनके तो बारिश में ही सारे चले जाएंगे, बह जाएंगे वो तो घर। और पक्के घर क्यों नहीं बना सकते हैं, यही रीजन होता है क्योंकि बारिश ही वहाँ पर इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ की जलवायु ही इस तरीके की है। अब वहाँ पर बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो उसको क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। घर के अंदर भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्या है वहाँ पर, ये इस तरीके से पत्थर इन सभी का काम नहीं होता है, सीमेंट जिस तरीके से हमारे समतल एरिया में हम लोगों के घर बने होते हैं। यहाँ पर बारिश क्या होती है, बारिश बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खम्भों पर ये अपना क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। अगर आपको जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे ये देखना है, तो ये गूगल पे सर्च कीजिए। आप इतना कीमती फ़ोन रखे हुए हैं, सर्च कर लीजिए, उसका कुछ यूज़ कीजिए। आगे क्या, एक गांव का नाम दिया गया है, इसमें आया था आपके एनसीआर ईवीएस में कि मूलन गांव। शायद आपसे पूछा जा सकता है कि मूलन गांव कहाँ पर है। आपने ऑप्शन दे दिए जैसे कि असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर आप लगाएंगे, तो मूलन गांव कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है असम में। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। असम के घर देख लिए किससे होते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचे बांस। बांस याद रखेंगे 10 से 12 फीट, और आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। इसका रीज़न भी आप बता देंगे कि अगर वो 10 से 12 फीट ऊंचे अगर बांस के घर बना रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ बहुत तेज बारिश होती है। उनके घर के अंदर वो लकड़ी से बनाते हैं। और एक गांव का नाम है मोलन गांव, कहाँ पर है, असम में है। इस तरीके से खुद से क्वेश्चन करिए ना, अपने आप उसका आंसर आएगा। अपने मतलब पूछने वाले आंसर करने वाले खुद दोनों ही आपको स्वयं बनना पड़ेगा। राजस्थान के घर के बारे में, अब राजस्थान के एरिया के बारे में पहले जानिए कि राजस्थान में क्या तूफान आते हैं, किस तरीके के तूफान आते हैं। वहाँ पर रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, तो किस तरीके की वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। यहाँ पर कैसे घर बनेंगे, मिट्टी से निर्मित। किससे बनाएंगे, मिट्टी से निर्मित मोटी दीवार। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों का आंसर जानिए। मिट्टी बहुत सारी मोटी मोटी मिट्टी से इन्होंने दीवारें बनाई, क्योंकि ये हवा से क्या करती है, रोकती है। और मिट्टी से जब ये बनाएंगे तो ये ठंडक रहती है। राजस्थान में इस तरीके का ही घर बनेगा, इससे उनको ठंडक मिलती है। और जो हवा है, रेत है, वो क्या है, वो प्रवेश नहीं कर पाती है। और ऊपर ये छप्पर सा बनाते हैं, वो किसका बनाते हैं, वहाँ पर क्या मिलेगा आप ही बताइए, झाड़ियाँ ही मिलेंगी, कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस वगैरह वहाँ पर होते हैं। नागफनी ले लीजिए, ये सब जितनी भी झाड़ियाँ होती हैं उनसे क्या बनाएंगे, जो छत होती है, जो अपना छप्पर जो बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं, वो इसी से बनाते हैं, कटीली झाड़ियों से। तो घर वाला या आवास वाला आपका क्वेश्चन आएगा, बहुत इजीली से कर लेंगे। वहाँ के एरिया के बारे में जानिए कि वहाँ पर कैसे घर हो सकते हैं, किससे उन लोगों को आराम रहेगा। तो अगर राजस्थान में आपने पक्का घर बना लिया, ठीक है, बहुत ही वहाँ पर मतलब रेत ही रेत है, रेगिस्तान में। अब आप सरवाइव कर पाएंगे पक्के मकान में, इतना तो वो गर्मी देगा कि आप बिल्कुल भी वहाँ मर ही जाएंगे।
इस तरीके से वो लोग मिट्टी से बनाते, मोटी मोटी दीवारें चारों तरफ बना ली, ऊपर से छप्पर किसका डाल दिया, कटीली झाड़ियाँ जो उनको मौजूद हैं उनके रेगिस्तान में उनकी। इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब देखते हैं मनाली के घर। अब मनाली के एरिया के बारे में थोड़ा सोचिए कि मनाली का एरिया है, बर्फ़ पड़ती होगी क्योंकि ठंडा है, बहुत ही पहाड़ी इलाका है और यहाँ बारिश भी होती है। तो वहाँ पर कैसे घर आपको चाहिए? यहाँ पर आपको घर मिलेंगे पत्थर और लकड़ी के। पत्थर और लकड़ी के, इसका कारण क्या होता है? लकड़ी के घर, तो लकड़ी से निर्माण करने का इनका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है क्योंकि लकड़ी जो है वो गर्माहट प्रदान करती है। इस तरीके के देखिए लकड़ी का प्रयोग हम असम में भी करते हैं घर के अंदर, क्योंकि इससे गर्माहट रहती है। और हिमाचल प्रदेश में देखेंगे आप, मनाली में देखेंगे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो फर्श होती है घर की और जो छत होती है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं। और जो पत्थर की दीवार बनाते हैं, किससे? पत्थर की दीवार बनाते हैं। इस तरीके से सोचिए, ठीक है। आगे देखेंगे, और पहाड़ी इलाका है, बर्फ बहुत पड़ती है, बारिश बहुत होती है, तो ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के घर देख ले। अब चलते हैं, आपको मैं घुमाती हूँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देखेंगे कहाँ कहाँ घूमेंगे। सबसे पहले बैठेंगे हाउस बोट में। ये एक नाव होती है जो एक घर जैसी होती है, 2 मंजिला भी हो सकती है आपकी वो हाउस बोट। तो ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक झील है, डल झील। डल झील में चलती हैं हाउस बोट, बहुत सारी बोट चलती हैं। कभी जाइएगा टीचर बन के, वहाँ के लुफ्त उठाइएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे कि हाउस बोट जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। जो झेलम नदी निकलती है वहीं पर ही, वहीं से ये झेलम नदी से ही इसका निर्माण होता है, डल झील का। जम्मू कश्मीर में कहवा। अब भैया इतनी सर्दी है तो बिना कहवा पिए तो जम्मू कश्मीर में सरवाइव नहीं कर पाओगे। गर्माहट देने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज़ करेंगे आप, पिएंगे। क्या पिएंगे? कहवा पिएंगे। चलो भाई पीते हैं कहवा। देखो भाई कितनी बढ़िया ये लोग चाय पीते हैं। हमारे यहाँ सीधी सादी चाय बना के दे दी जाती है, बट ये इलायची और बादाम डाल के, देखिए इलायची तथा बादाम युक्त चाय पीते हैं भाई। चलो चलते हैं, मज़े लेते हैं कहवा के। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे यहाँ नॉर्मल वाली है, लेकिन इनके यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो इलायची और बादाम वाली आपको चाय मिलेगी। उसी को हमारे टर्म्स में उसे बोल सकते हैं, एक प्रकार की चाय ही है। तो जम्मू कश्मीर में कहवा कैसे बनेगा? बादाम और चाय युक्त, मतलब दोनों चीज़ें इसमें पड़ेंगी। और जो भी हमारे यहाँ पड़ता है इनके यहाँ पर भी पड़ेगा, बट एडिशनल जो है वो इलायची तथा बादाम है। आगे देखिए शिकारा। ये एक हाउस बोट है शिकारा। इसका क्या नाम है? शिकारा। ये कहाँ पर चलती है? अब कहाँ पे चलेगी? अभी आपको बताया वहाँ पे एक झील है, डल झील, वहीं पर ही चलेगी। तो शिकारा डल झील में चलने वाली नाव है। डल झील में चलने वाली नाव का क्या नाम है? शिकारा। इसके आगे देखेंगे एक गांव का नाम। एक गांव का नाम आया था, जिस तरीके से मोलन गांव आपसे अगर पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, असम में है, आप इजीली कर लेंगे। इस तरीके से एक बज्जू गांव का जिक्र है आपका ईवीएस में। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ये मैंने अपने हाथ से इस नोट्स को, इनको आप लोगों के लिए इनका पूरा कंटेंट तैयार किया था। इसको मैनेज कर लीजिएगा, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो सभी लोग लाइक करेंगे और कम से कम अपने 1-2 फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा, मैं क्लास 4th की पूरा कंटेंट पोर्शन आपको एक वीडियो में करवा दूँगी और फिर 5th का करवा दूँगी। तो पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।